नमो नमः मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है, वही लाइन फिर से घिसी पिटी लाइन, आप सभी को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर संस्कृत से पूछे जाते हैं। उन्हीं से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं यहाँ उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में अब तक हम आपको 14 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट संख्या 15वें का पार्ट 1 भी दे चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 15वें का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपको लगता है कि जो 14 प्रैक्टिस सेट हमने इससे पहले दिए हैं उन्हें आपको देखना चाहिए और आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जाकर के वहाँ वीडियोज़ पर क्लिक करिए। वीडियोज़ को जैसे ही क्लिक करेंगे लाइन से सारे जो है प्रैक्टिस सेट खुल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उसको देखने के बाद यदि लगता है कि लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिए, क्योंकि परोपकार का काम है। परोपकार जितना करेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में और नहीं सफलता मिल पाती है। तो देखिए, परोपकार और आपका जो भाग्य, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो आपका 99% है वो मेहनत साथ देता है, लेकिन 1% जो है आपका जो भाग्य है वो साथ देता है आपका। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत आप ज्ञान इस तरीके से भी करिए। ये तो मजाक कर रहे थे, खैर ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। मेरा कोई ऐसा कहना नहीं है, ये तो मैं आपको भावनाओं में बहा रही थी। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। और थोड़ा सा हम भी देखिए, मजाक तो कर ही सकते हैं ना। बार बार वही टॉपिक को लेकर पढ़ाना और सुबह से वही वीडियोज़ बनाना, एक ही चीज़ घूमता रहता, तो कुछ नई चीज़ें भी तो बोलनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि मेरी उंगलियों में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, मेरी उंगलियों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो चैनल पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि वाच्य बनाने कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में विभक्ति होती है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है हमने, बताया कर्मवाच्य बनाने पर कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्तृवाच्य बनाने पर कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में होगा, कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा में होगा। और जो है प्रधानता की यदि बात कहें तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया या भाव प्रधान होती है। क्रिया को ही भाव कहते हैं। चलिए, यहाँ बनाने पर विभक्ति होती है तो कर्म की हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या कर्मवाच्य बनाने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 कह रहे हैं कि गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? इसका 10वां अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके 10वें अध्याय का क्या नाम है बताइए? गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? तो विभूति योग अध्याय नाम है इसका। गीता के जो 10वां अध्याय है उसका नाम है विभूति योग, है ना, विभूति योग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भवादिगण की धातु है, भू धातु है, पट धातु है, हंस धातु है, प्रयुक्त सभी धातु है। तो अब बताइए भुआदिगण की धातु क्या है? तो देखिए भू भी है, पट भी है और हंस भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी 10 गण होते हैं। गण यदि गण पूछ लिया जाए कि धातु रूप में कितने गण होते हैं, धातु के कितने गण हैं, तो 10 गण होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा भुआदिगण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि दु धातु परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन देखिए। दु धातु परस्मय पदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। दु धातु लट लगान मध्यम पुरुष एक वचन और परस्मय में क्या? देखिए दो हिसाब से परस्मय आत्मनिर्णय दो हिसाब से रूप चलते हैं। परस्मय पदी में अलग तरीके से, आत्मनिर्णय में अलग तरीके से चलता है। तो इसमें कहा गया परस्मय में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा बताइए? परस्मय में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो दोक्षी होगा। क्या होगा? दोक्षी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अच्छा, दोक्षी ये चाहे रट्टा मार लीजिए कि ये बहुत पूछा जाता है कि दो धातु लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप दोक्षी जो बनता है ये थोड़ा अलग टाइप का बनता है, क्योंकि मध्यम पुरुष में हमेशा सी बनता है, लट लकार में ना सी। जैसे पठत पढ़ता पठंती पठत सी बनता है ना, लेकिन यहाँ पे सी न बन कर के छी बना है, इसलिए अलग टाइप का है। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22 है। अमुशाम या सर्वनाम रूप कहाँ बनेगा? अमुशाम या सर्वनाम रूप कहाँ बने? शाम राम कहाँ बनता है? शाम राम कहाँ बनता है?
षष्ठी के बहुवचन में बनता है। देखिए षष्ठी का बहुवचन कहाँ कहाँ देखिए, अरे ये तो बड़ा हो गया, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी। अच्छा ऊपर के 2 ऑप्शन काट दीजिए सबसे पहले, क्योंकि षष्ठी के बहुवचन में श्रावणाम अगर देखिए तो षष्ठी का बहुवचन ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि इदम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी का बहुवचन है कि असद शब्द षष्ठी के बहुवचन है। तो जो ये है अमुशाम है, ये असद शब्द के स्त्रीलिंग असद शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप अमुशाम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और कहीं भी राम शाम इस तरीके का देखिए तो हमेशा षष्ठी के बहुवचन में जाया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? कौन सा ऐसा पुराण है जिसको विश्वकोश कहा जाता है? कोश कहाँ होता है, जहाँ धन इत्यादि होती है, तो विश्वकोश किसको कहा जाता है? जहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं धन संपत्तियाँ। तो बताइए आप कहाँ विश्वकोश कौन सा ग्रंथ है? ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण या अग्नि पुराण? किस पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? तो जो आपका अग्नि पुराण है ना, 18 पुराण है, 18 पुराणों में एक अग्नि पुराण है। इस पुराण को इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पुराण, क्योंकि इसको विश्व कोश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, एक मिनट, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि माध्यनंदिनी संहिता मध्यान्ह संहिता का अपर नाम क्या है? वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, सप्तसहस्री संहिता, यजुर्वेद संहिता। वैसे ये प्रश्न जहाँ तक है सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा सीटेट से ऊपर लेवल का है। 24वां प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आ जाता है तो माध्यदिन संहिता को जो है अपर नाम कहा जाता है वार्ष्णेय संहिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि अस्कृत पद का अर्थ होता है। एक शब्द है अस्कृत, पद है। अच्छा पद क्या होते हैं? शुभ तिगंतम पदम। कोई शब्द में जब सुबंत 21 शुभ और 18 तिगंत इन प्रत्ययों से युक्त होता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, इसीलिए एक सूत्र भी कहा गया है शुभ तिगंतम पदम, अर्थात शुभ और 3 धातुओं से अंत होने, 3 प्रत्ययों से अंत जिनका हो उनको पद कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है 3 प्रत्यय से इनका अंत हो रहा है, इसलिए ये पद है। तो इसका अस्कृत का मतलब क्या होता है? 25 देखिए, प्रश्न संख्या 25। तो अस्कृत का मतलब जो अस्कृत जो होता है इसका मतलब होता है बार बार, है ना, अस्कृत बार बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो अनुष्टुप में जो है कुल 32 वर्ण होते हैं, और हर जो 4 ऐसे लाइनें होती हैं, 4 पद होते हैं, इनमें 8 होते हैं, 8 तो 8 चौक 32 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें विदाई अंक नाम है ना, क्योंकि उसमें शकुंतला की विदाई होती है, इसलिए इसको विदांक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र परिगणित है। निम्न में शिक्षण सूत्र में परिगणित है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र में क्या ऐसा है जो परिगणित है? शिक्षण के सूत्रों में जिनको रखा गया है, इसका मतलब है ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कुछ चीज़ें दी गई, इनमें से कौन ऐसा है जिनको शिक्षण के सूत्र माना जाता है या शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत रखा गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और उपर्युक्त सभी। तो ये देखिए शिक्षण सूत्र के अंतर्गत ये सारे रखे गए हैं जो आपको ज्ञात है। जैसे आप बच्चा जब प्राइमरी में पढ़ने जाता है तो उसको फल पता रहता है, आम का फल देखा रहता है, बाद में वो बताता है बेटा ये क्या है, आम दिखाता है तो कहता है आम है, तो आ से क्या होता है, आम होता है। इस तरीके से जो उसको पता है उसको आम पता था, लेकिन आ वर्ड नहीं पता था, तो आम दिखा करके उसको आम वर्ड बताना, यही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से जटिल की ओर, अब देखिए क्योंकि सरल क्या था, आम उसको पता था, वो सरल था, उसको पहले पूछा क्या है, उसने बता दिया खटाक से जवाब। लेकिन आज से क्या होता है, यदि उसको ये कहोगे तो वो नहीं बता पाएगा,
ये क्या है, आ लिख दिया तो नहीं बता पाएगा। तो सरल से जटिल की ओर का मतलब यही है। विशिष्ट है सामान्य की ओर पहले हमने पूरा सार बता दिया, पूरी परिभाषा बता दी, उसके बाद उसके कितने अंग हैं, एक एक अंगों को समझाया। तो जो है वो क्या हुआ, विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब सूक्ष्म तरीकों में गए। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। उद्देश्य निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, अभिलेख तैयार करना, ए और बी दोनों। मूल्यांकन, जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसका क्या सोपान है। उद्देश्य निर्धारण, अच्छा बिना किसी उद्देश्य के तो आप मूल्यांकन करेंगे नहीं, ये तो होगा ही होगा, है ना। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण करना, बताइए। मूल्यांकन की चयन एवं निर्माण करना, है ना, ये तो होगा, ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रविधियों उनकी क्या क्या आपको विधि प्रविधि यूज करनी है, उनका चयन करना है, फिर उनका निर्माण करना, ये होगा ही होगा। अभिलेख तैयार करना, ये जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं होगा सोपान में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए और बी दोनों देखिए है, हाँ डी में है ए और बी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं। प्रक्षेपित क्या होता है, श्यामपट्ट एवं कार्टून, प्रतिरूप एवं कठपुतली, फिल्म या स्लाइड, इनमें से कोई नहीं। प्रक्षेपित होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को दिखाएं, कोई कार्ड दिखाएं, कोई चित्र दिखाएं और कहें ये आप इसमें क्या देख रहे हैं, तो बच्चा जो है अपने आप बोलेगा कि हाँ ये इनका चित्र है, इनका नाम, ये क्या करते थे, किस रंग का है, मतलब जो भी चित्र देखेगा तो वो किसी भी चीज़ को देख करके और उससे जो है कुछ वो बताएगा, तो इसी को प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। तो अच्छा, जिसको देख रहा है तो उसी को प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। क्यों सी सही होगा कि फिल्म या स्लाइड ऐसी चीज़ें हैं, स्लाइड दिखाएंगे आप, फिल्म दिखाएंगे, कोई ऐसे उसमें चित्र दिखाएंगे, कोई रो रहा है बच्चा, इस तरीके से दिखाया, तो फिर उससे आपने सवाल किया तो बच्चा बताएगा हाँ रो रहा है, उसकी जो भावना होगी। किसी को दिखेगा कि बच्चा जो है शैतानी कर रहा है, तो जिसके जो अंदर मतलब जिसके अंदर के जो विचार होते हैं वही बाहर निकल के आता है प्रक्षेपण विधि में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत फिल्म और स्लाइड आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कोई होगा नहीं। प्रतिरूप एवं कठपुतली, देखिए कठपुतली नहीं होगी, कठपुतली तो खुद ही वो बताती है। श्यामपट्ट एवं कार्टून, कार्टून चलेगा, है ना, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये सही होगा। चलिए नमूना प्रैक्टिस सेट संख्या 15 का पार्ट 2 भी यहाँ समाप्त हुआ। अब शीघ्र ही हम आपको कोशिश करेंगे कि और भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएं और भी संकलित करें चीज़ें, और संकलित करके जब तक पेपर ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट बता। अब मेरा तो मानना है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिएगा। मैं सोच रही थी कि आपको शब्द रूप अवधात रूप से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएँ। यदि आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, वाई टाइप करिएगा। नमो नमः मित्रों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दे रहे होंगे और आने वाली सीटेट की परीक्षा में एक अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण करेंगे। ये मेरा ईश्वर से मेरी यही कामना है कि यहाँ पे जो भी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी बच्चे सफल हों और अच्छे अंकों के साथ सफल हों। खासतौर पे संस्कृत में उनका कम से कम 30 में से 28 या 29 नंबर हों। और बाकी यदि अंत में यही कहूँगी, यदि आपको लग रहा है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। यदि नहीं लग रहा है तो ना करिएगा। नमो नमः।